हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड जीएनएम सेकंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकंड का पेपर है। ये सेकंड का पेपर है। तो एमएसएन के दो पेपर होते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, तो फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है। तो ये जो पेपर है सेकंड का है और ये 2001 का है, 2001 का, मार्च 2001 का, मार्च 2001 का पेपर है। मार्च 2001 का पेपर है। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस किसे कहते हैं। तो राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। इसके अंदर मीनिंग लिखने हैं सबके, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो उसके अंदर सबसे पहला कंजक्टिवाइटिस, एपिटैक्सिस, राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, इनफर्टिलिटी, डिसमेनोरिया, कोलेरा, ओटाइटिस मीडिया, साइनसाइटिस, मेनोपॉज, इनको अभी पढ़ेंगे अपन डिटेल में। उसके बाद में एनलिस्ट द फॉलोइंग, और इनको एनलिस्ट करने के लिए एनलिस्ट करना है फॉलोइंग को। तो कॉज ऑफ ग्लूकोमा क्या होता है, स्टेज ऑफ सीए ब्रेस्ट क्या होती है, इंडिकेशन ऑफ द ट्रेकेस्टोमी, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस और कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये 5 क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट्स, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन, साइन सिम्टम ऑफ मिस एबॉर्शन, कॉज ऑफ मेस्टोटाइटिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, साइन सिम्टम ऑफ द मलेरिया। उसके बाद में राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। पोस्ट स्टेक्टोमी पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स, अगर एड्स से बीमारी से सफरिंग है, मतलब बीमार है एड्स से, तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, जिसकी टॉन्सिलेक्टोमी हो चुकी है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। मलेरिया वाले पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, और माइनस जी सिंड्रोम वाले पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट। ओआरएस का मीनिंग क्या होता है, ओआरएस क्या है, ओआरएस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग क्या है, टिटनेस क्या है, और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या है। इनको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस, क्या होता है कंजक्टिवाइटिस। तो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन लिखनी है। तो कंजक्टिवाइटिस इट इज इन्फ्लामेशन, जिसके पीछे मैंने इन्फ्लामेशन को पढ़ा चुका हूँ क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं, जिनके पीछे ये टिस लगा रहता है, ITIS, वो उस चीज का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये इसमें कंजक्टिवाइटिस, तो इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। तो इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा ऑफ द आई बाई ऑर्गेनिज्म वायरस। किसके द्वारा हो सकता है ये इन्फ्लामेशन, तो वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, फंगस के कारण हो सकता है, और कोई पैरासाइट के कारण हो सकता है। तो करेक्टराइज बाय स्वेलिंग एंड एक्जुडेशन, और क्या हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, एक्जुडेशन हो सकता है। तो ये कंजक्टिवाइटिस की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा ऑफ द आई, जो कि आई की जो कंजक्टाइवा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। और यह बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जिसके कारण क्या वहां पे स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइनाइटिस। अभी जैसे मैंने कंजक्टिवाइटिस में बताया था, इसमें भी टिस ही लग रहा है, राइनाइटिस। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तब आप सिंपल सी डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। इट इज द क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या है,
इट इज द क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, राइनाइटिस किसे कहते हैं, जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये क्रोनिक हो सकता है या फिर एक्यूट हो सकता है, यानी लंबे टाइम तक हो सकता है, शॉर्ट टाइम तक, छोटे टाइम तक भी हो सकता है। तो इट इज द क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हो जाता है। नेजल केविटी बाई बैक्टीरिया और वायरस। तो ये कहाँ होता है, नोज में होता है। तो नेजल केविटी के अंदर हो सकता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये कहाँ हो सकता है, नेजल केविटी में हो सकता है। तो ये भी इन्फ्लामेशन क्या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। तो राइनाइटिस किसकी वजह से हो सकता है, नेजल केविटी में कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, स्नीजिंग छींके आने, और वाटरिंग ऑफ द नोज, नाक से पानी बहेगा। ठीक है, उसके अंदर वो कैरेक्टराइज बाय स्नीजिंग एंड वाटरी ऑफ द नोज, नाक से क्या होगा, पानी बहेगा, नाक से पानी आना, और छींके आना। स्नीजिंग मतलब छींकना, स्नीजिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है छींकना, और इसका मतलब होता है नाक से पानी आना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है, तो ये भी बहुत सिंपल है। फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, फेरेंजाइटिस कहते हैं। तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंग्स। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंग्स बाय बैक्टीरिया और वायरस एंड एनी में बी आइडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब अननोन रीजन भी हो सकता है, कोई आइडियोपैथिक भी हो सकता है। तो ये किस वजह से हो सकता है, इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स बाय द बैक्टीरिया और वायरस और मे बी आइडियोपैथिक, कैरेक्टराइज बाय हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। वॉइस क्या हो जाती है, इसके अंदर भारी हो जाती है, भारी है ना, तो उसे बोलते हैं वॉइस का भारीपन हो जाना, जिसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। उसके बाद में पेनफुल, वॉइस पेनफुल हो सकती है, बोलने पे दर्द हो सकता है, और गले में स्वेलिंग हो सकती है, और एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल नोड, जो सर्वाइकल नोड्स है गले के पास में, उनमें क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है उसमें भी। एंड मे और मे नॉट बी एसोसिएट विथ फीवर, और उसके पेशेंट में फीवर भी आ सकता है इससे रिलेटेड, और नहीं भी। तो फेरेंजाइटिस की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे फेरेंजाइटिस कह सकते हैं। वो वायरस और बैक्टीरिया इनकी वजह से हो सकता है। उसके अंदर जो कैरेक्टराइज सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, पेनफुल का मतलब है यहाँ थ्रोट में पेन होगा, है ना, पेनफुल वॉइस भी हो सकती है, मतलब बोलने पे दर्द होता है, या स्वेलिंग हो रही है, एनलार्ज में सर्वाइकल नोड्स हो रहे हैं, और फीवर भी आ सकता है, तो उसे फेरेंजाइटिस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? इट इज डिफाइन एज कपल्स इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? जब कपल्स, दो कपल्स जिनकी शादी हुई है, मैरिड कपल्स, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, जब इट इज डिफाइंड द कपल्स इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी, कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, फीमेल वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती है, विथ 1 and 2 ईयर, 1 या 2 साल तक, यानी शुरू के जब शादी होती है उसके बाद में 1 या 2 साल के अंदर अंदर वो प्रेगनेंसी अगर अचीव नहीं कर पाती है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में, तो इंस्पायर्ड इज अनप्रोटेक्टेड कोइटस रेगुलरली, और बिना प्रोटेक्शन के, मतलब कोइटस मतलब यहाँ पे है सेक्स, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने पर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो नए शादीशुदा जो कपल्स है उनमें वो 1 से 2 साल तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल क्रिया हो रही है, मतलब कोइटस हो रहा है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है? इट इज व्हेन ए गर्ल एक्सपीरियंस पेन इन लोअर एब्डोमिनल लेग बैक ड्यूरिंग मैच्योरेशंस। मैच्योरेशन का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमसी जब आती है तो उसे अगर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी के आने के टाइम अगर उसे पेन हो, लोअर एब्डोमेन पेन हो, लेग पेन हो, बैक पेन हो, तो उस एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं? डिसमेनोरिया कहते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया कहलाता है। इट इज ए गर्ल एक्सपीरियंस पेन इन लोअर एब्डोमेन लेग्स, नीचे वाले एब्डोमेन एरिया में पेन होना, पैरों में पेन होना, लेग्स में, बैक में पेन होना, ड्यूरिंग एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मैच्योरेशंस के दौरान, तो उसे डिसमेनोरिया कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन होती है, डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। क्या कहलाता है? अगर एमेनोरिया लिखा हो यहाँ डिस पे तो डिफिकल्टी या फिर डिफिकल्टी, या इसको बोल सकते हैं अपन पेनफुल एमसी का आना या फिर डिफिकल्टी होना, तो डिसमेनोरिया कहलाता है। लेकिन अगर इसी के आगे ए लगा रहता तो अब एमेनोरिया होता, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। उसी तरह हाइपोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया भी होता है। हाइपो में क्या होता है? जिसमें ब्लीडिंग कम होती है, और हाइपर में ज़्यादा होती है। ऐसी भी कंडीशन है, वो अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। उसके बाद में एपिटैक्सिस क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस क्या होता है? एपिटैक्सिस मतलब नक्सी, नाक से खून आना। ब्लीडिंग फ्रॉम द लिटिल एरिया ऑफ किजल वेज फ्लेक्स एरिया इन द वेस्टिबुल ऑफ द नोज। ये वी है यहाँ पे, वेस्टिबुल। वेस्टिबुल ऑफ द नोज ड्यू टू वेरियस रीजन फॉर आइडियोपैथिक। कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन है कि वहाँ पे कोई मतलब इंजरी हो गई, या फिर कोई और रीजन हो गया, कोई वुंड हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई वुंड हो गया, या फिर और भी कोई रीजन हो सकते हैं। आइडियोपैथिक अननोन रीजन से भी नाक से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है, उसे ही एपिटैक्सिस कहते हैं। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द वेस्टिबुल ऑफ द नोज, ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल सा। द लिटिल एरिया ऑफ किजल बेज फ्लेक्सेस, जो नोज के अंदर ये एरिया रहता है वहां से ब्लीडिंग हो जाती है, किजल बेज फ्लेक्सेस। दो वेस्टिबल ऑफ द नोज ड्यू टू वेरियस रीजन, और आइडियोपैथिक रीजन से अगर नाक से ब्लीडिंग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? एपिटैक्सिस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? एक होता है मेनार्के, जब एमसी स्टार्ट होती है, लेकिन एक होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब है स्टॉप हो जाती है, एमसी जब बंद हो जाती है परमानेंट। इट इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द अबाउट द एज ऑफ 40 और 45, यानी 40 से 45 की एज में लगभग एमसी का क्या हो जाती है, अपने आप स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, उसी को मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, मेनोपॉज इज द क्या होती है? मेनोपॉज इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट द एज ऑफ 40 टू 45 ईयर, लगभग 40 से 45 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। उसके बाद में है सिनुसाइटिस, SINUSITIS। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पेरानेजल साइनस। जो पेरानेजल साइनस है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? पेरानेजल साइनस। पेरानेजल साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पेरानेजल साइनस, तो इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सिनुसाइटिस कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन ऑफ द मिडल ईयर। जो मिडल ईयर है, कान का जो बीच का एरिया मिडल ईयर है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ मिडल ईयर और मिडल ईयर क्लेफ्ट, अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा किसे कहते हैं? कोलेरा इट इज कम्युनिकेबल डिजीज। कोलेरा क्या होती है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे में फैलने वाली डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। तो कोलेरा इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एल आएगा यहाँ पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कोज बाई विब्रो कोलेराई। ये एक बैक्टीरिया होता है। विब्रो कोलेराई क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? कोलेरा हो जाता है। तो एक डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कम्युनिकेबल डिजीज है जो विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया से होती है। इसके कारण क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय राइस वाटर स्टूल। इसकी कोलेरा के अंदर पेशेंट में राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, मतलब चावल के पानी की जैसी स्टूल हो जाती है। राइस वाटर स्टूल को चावल के पानी की तरह उसे क्या लगती है? दस्त लगती है, स्टूल लगती है, तो वो कोलेरा के अंदर होता है। वोमिटिंग देखने को मिलती है, पेन इन एब्डोमेन और सीवियर डिहाइड्रेशन। पेशेंट को क्या होगा? सबसे मेन सिम्टम है राइस वाटर स्टूल। किसके अंदर देखने को मिलता है? तो कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर पेशेंट को वोमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन और सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है। तो कोलेरा क्या होता है? कोलेरा इज कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कोज्ड बाय विब्रो कोलेराई। एक विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होती है। इसके अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सारी डेफिनेशन हो गई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोज एनलिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनको एनलिस्ट करना है, के बारे में लिखना है। सबसे पहला है कोज ऑफ ग्लूकोमा। सबसे पहला है ग्लूकोमा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप।
अब अपन पढ़ेंगे कोज ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? तो ग्लूकोमा प्रोग्रेसिव आई डिजीज कोज बाय डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व के डैमेज के कारण। इसमें क्या हो जाती है? ऑप्टिक नर्व जो होती है, नर्व वो डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण क्या हो सकता है? उसमें परमानेंट विजुअल लॉस देखने को मिल सकता है। जो विजुअल लॉस है, ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है, विजुअल लॉस। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ग्लूकोमा के अंदर क्या हो सकती है? इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसके कारण विजुअल लॉस देखने को मिल सकता है। ग्लूकोमा इज ए डिजीज दैट डैमेज योर आई ऑप्टिक नर्व। इसको सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ग्लूकोमा इज ए डिजीज दैट डैमेज योर आई ऑप्टिक नर्व, दैट डैमेज योर आई ऑप्टिक नर्व। It usually happen when fluid build up or fret of the eye. The extra fluid is increase the pressure. जो क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर है, आई का जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, वो बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। तो उसके अंदर क्या कारण हो सकते हैं? इसके कोज के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये तो हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन की ग्लूकोमा क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण विजुअल लॉस हो सकता है। तो ये कोज क्या होता है? एक्चुअल कोज ऑफ ग्लूकोमा इज नॉट नॉन। मतलब जो एक्चुअल कोज है ग्लूकोमा किस वजह से होता है वो पता नहीं है। नॉट नॉन मतलब नहीं पता, एक्चुअल कोज तो इसका पता नहीं है। बट इज सर्टेन दैट इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। और ये कैसे हो सकता है? इंट्राओकुलर प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण, बढ़ने के कारण। आई में जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो अगर बढ़ जाए, बढ़ने के कारण, एक्चुअल कोज तो पता नहीं है लेकिन इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है? ग्लूकोमा हो सकता है। इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के कारण हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज कैनाल, और जिसके कारण क्या हो जाती है? जो ड्रेनेज कैनाल है वहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। ये एक रीजन हो गया, ये एक कारण हो गया। ये पूछ रहे हैं ग्लूकोमा के कारण। तो ये सबसे पहला कारण हो गया। एक तो कारण हमें पता नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, अननोन रीजन है, कारण पता नहीं है। दूसरा कारण ये हो गया कि इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया तो उसके कारण ग्लूकोमा हो सकता है, जिसके कारण क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्रेनेज कैनाल। और ड्रेनेज जो कैनाल होती है वहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। इसमें क्या हुआ है? एक्वस ह्यूमर के ओवर प्रोडक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ इट, इनके कारण क्या हो सकता है? क्वांटिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ इक्वस ह्यूमर, और इक्वस ह्यूमर की क्वांटिटी बढ़ जाती है ओवर प्रोडक्शन के कारण। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? नेक्स्ट कारण है इसका ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ इक्वस ह्यूमर। और इक्वस ह्यूमर का अगर आउटफ्लो कम है तो वो भी कारण हो सकता है। इंक्रीज होने के कारण भी हो सकता है लेकिन डिक्रीज होने के कारण भी हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल और ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इन वेनस आउटफ्लो। इसके कारण भी हो सकता है क्या? अगर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है ग्लूकोमा का, और कम हो जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो उसके अंदर प्रॉपर रहना चाहिए। जो इंट्राओकुलर प्रेशर आई के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बराबर रहना चाहिए। अगर वो बढ़ गया तो भी कारण हो सकता है, कम हो गया तो भी एक कारण हो सकता है। तो आउटफ्लो, डिक्रीज इन वेनस आउटफ्लो के कारण भी हो सकता है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लेंस एंड वेंट्रस ह्यूमर, और अगर
डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लेंस, अगर लेंस का वॉल्यूम कम हो गया और वेट्रस ह्यूमर का वॉल्यूम कम हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है, लेंस का वॉल्यूम कम हो गया तो भी ग्लूकोमा हो सकता है। ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द आई, और एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द आई के कारण हो सकता है, और बाहरी प्रेशर आई का ज्यादा होगा तो उसके कारण भी ग्लूकोमा हो सकता है। तो ये मेन कारण हो गए इसके। उसके बाद में है सीए ब्रेस्ट स्टेज है, सीए ब्रेस्ट की स्टेज क्या क्या होती है, तो सीए ब्रेस्ट की स्टेज ब्रेस्ट के अंदर कैंसर सेल का डेवलपमेंट सीए ब्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर कैंसर सेल का डेवलपमेंट सीए ब्रेस्ट कहलाता है। उसकी स्टेजेस होती है, तो फर्स्ट स्टेज है जीरो स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, 5 स्टेज होती है इसके अंदर जो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो स्टेज के अंदर क्या होता है, तो सीए मतलब है कैंसर, कैंसर इन ब्रेस्ट इज कॉल्ड सीए ब्रेस्ट। तो जीरो स्टेज के अंदर क्या होता है, नॉन इन्वेसिव स्टेज। ये कौन सी है, जो जीरो स्टेज होती है वो नॉन इन्वेसिव स्टेज होती है। ये सीए इन सीटू, जो सीए है वो सीटू के अंदर ही रहता है, जो कैंसर है वो एक जगह रहता है, सीटू के अंदर ही रहता है, ठीक है। सीए इन सीटू स्टेज फर्स्ट व्हेन सीए इज कन्फर्म टू द मेमोरी ट्यूबुल्स एंड देयर इज नो एविडेंस इन द रीजनल लिम्फ नोड्स, द साइज इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या होता है, जो सीए है कैंसर है वो कंफर्म हो जाता है कि सीए हो गया है, सीए कंफर्म हो जाता है कि कैंसर हो गया है। मेमोरी ट्यूबुल्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर जो ट्यूबुल्स होते हैं उनके अंदर देयर इज नो एविडेंस, उसके अंदर एविडेंस नहीं होता है कि वो लिम्फ नोड तक पहुंच गया है, लिम्फ नोड तक पहुंच गया है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। और जो ट्यूमर की साइज है, जो ट्यूमर सीए क्या होता है, ट्यूमर होती है गांठ ही बनती है, तो वो साइज है वो उसके अंदर कितनी रहती है, 2.5 सेंटीमीटर तक रहती है। उस सीए में जो गांठ है वो 2.5 सेंटीमीटर तक रहती है, तो वो क्या कहलाती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर कहलाती है सीए ब्रेस्ट की। अब सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ आउटसाइड ऑफ द लोबुल टू लाइक स्किन, मेटास्टेसिस इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड, साइज स्टिल लेस देन 5 सेंटीमीटर। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर थी, उससे कम थी, 2.5 सेंटीमीटर से कम थी, लेकिन सेकंड स्टेज में 5 सेंटीमीटर तक से कम होती है, यानी लगभग 5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। 2.5 से ज्यादा हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी, तो वो स्टेज कौन सी, सेकंड स्टेज में आती है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, लिम्फ नोड क्या रहते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्जिला के जो लिम्फ नोड है, ये एक्जिला है ना, एक्जिला के जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व रहते हैं, इसके अंदर नहीं रहते हैं, इसके अंदर नो एविडेंस ऑफ रहते हैं। लेकिन इसके सेकंड स्टेज में क्या रहते हैं, एक्जिला के जो लिम्फ नोड है वो क्या रहते हैं, वहां पे मेटास्टेटिस देखने को मिलता है, वो वहां तक फैल जाता है, मतलब ये लोबुल से स्किन में और मेटास्टेसिस इन द लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है। ये स्टेज कौन सी कहलाती है, सेकंड स्टेज कहलाती है। अब है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर infiltrates skin may be cause ulceration showing orange pale appearance size between से। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर क्या रह जाती है, इन्फ्लेट स्किन में फैल जाती है और अल्सरेशन शो कर देती है, मतलब अल्सरेशन घाव की तरह हो जाता है, वहां पे घाव हो जाता है, घाव शो करने लग जाती है। और ऑरेंज पेल अपीयरेंस, ऑरेंज कलर का पेल अपीयरेंस मतलब ज्यादा रेड का घाव सा दिखने लग जाएगा। और उसकी साइज कितनी हो जाएगी, जो साइज है उसकी 5 से 10 सेंटीमीटर के करीब हो जाएगी, यानी यहाँ तक तो था 5 सेंटीमीटर से कम तक, लेकिन थर्ड स्टेज में साइज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर के करीब हो जाएगी, 5 से 10 सेंटीमीटर के करीब हो जाएगी। और वहाँ जो ट्यूमर हुई है वहाँ पे ऑरेंज पेल अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब है फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये तो हो गई थर्ड स्टेज। एनी साइज सुप्रा इंफ्राक्लेविकुलर नोड्स, डिस्टेंट मेटास्टेटिस नोड्स। और ये क्या कहाँ पे चली जाती है, इसकी साइज तो बहुत बड़ी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर से भी बड़ी हो जाएगी, एनी साइज की हो सकती है, लेकिन सुप्रा और इंफ्राक्लेविकुलर, जो क्लेविकुलर बोन है ये यहाँ वाली, यहाँ तक फैल जाती है, यहाँ तक की नोड में फैल जाती है। तो इसका मेटास्टेसिस कहाँ तक हो जाता है, तो वो फोर्थ स्टेज में चली जाती है। उसके बाद में फिफ्थ स्टेज,
CA penetrates of the fascia may be reach of the pectoralis major muscles, और ये फेशियल मसल्स वहां तक फेस तक पहुंच जाता है ना, और ये कहां तक पहुंच जाता है, फेस तक पहुंच जाता है। CA penetrates in the fascia may be reach the pectoralis major muscles, the tumor become fixed area distances metastasis size can be any, और इसके अंदर साइज क्या है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह मसल्स वगैरह में सब में फैल जाता है। ठीक है, तो ये है 5 स्टेज, 0 स्टेज, 1 स्टेज, सेकेंड स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज और 5 स्टेज। ट्यूमर बिकम फिक्स एंड हो जाते हैं। इसमें मतलब साइज इसमें फ्री साइज है, इसमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही मिलेगी तो बड़ी साइज हो जाती है। तो 0 स्टेज के अंदर क्या रहता है, CA इन situ के अंदर रहता है, मतलब छोटी सी साइज रहती है, इतनी बड़ी नहीं रहती है। नॉन इन्वेजिव स्टेज होती है, इसके अंदर कंफर्म नहीं होता कि CA है कि नहीं है, नॉन इन्वेजिव स्टेज है। इसके बाद में यहाँ CA कंफर्म हो जाता है, मेमोरी ट्यूबुल्स में पहुँच जाता है और लिम्फ नोड तक नहीं पहुँच पाता, और साइज 2.5 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड स्टेज में 5 सेंटीमीटर तक कम तक होती है और ये लिम्फ नोड तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये भी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड तक पहुँच जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है। तो 3rd स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर कहाँ हो जाता है, 5 से 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, ऑरेंज पेल अपीयरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद में 4th स्टेज में सुप्रा इंफ्राक्लेविकुलर नोड तक पहुंच जाती है और डिस्टेंट मेटास्टेटिस नोड्स, और उसके अंदर मेटास्टेटिस क्या रहता है, फास्ट हो जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी एक दूसरे में फैलने लग जाएगा, दूसरे वाले जो पास में जो ऑर्गन है उनको भी डैमेज करने लग जाएगा। 5th स्टेज में बहुत सीवियर स्टेज है, यहाँ पे वो पूरी मतलब जो है ट्यूमर एक बिकम ए फिक्स हो गई है और वो पूरी तरह फैल चुकी है, मेटास्टेसिस उसका बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद में है इंडक्शन ऑफ ट्रेकेस्टोमी आर फॉलोइंग। ट्रेकेस्टोमी क्या होती है, ट्रेकेस्टोमी ट्रेकिया को ओपन करना ट्रेकेस्टोमी कहलाता है। ठीक है, ट्रेकिया को ओपन करना, द रिमूव ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रेकेस्टोमी है ट्रेकिया को ओपन करना, टू रिमूव ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो ट्रेकेस्टोमी इज ए ओपनिंग क्रिएट एट द फ्रंट ऑफ द नेक, सो ए ट्यूब कैन बी इंसर्ट इनटू द विंड पाइप और ट्रेकिया टू हेल्प इन ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं, ट्रेकेस्टोमी के अंदर जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया अगर कोई रुकावट आ गई है तो ट्रेकिया को ओपन करके वहां पे क्या डाला जाता है, ट्यूब डाली जाती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं, और वो किस ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन से बचने के लिए। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब ये जो ट्रेकिया था, अगर यहाँ पे रुकावट आ रही है इसके, तो यहाँ से ट्रेकिया को कट करके यहाँ पे एक ट्यूब डाल देते हैं, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, और तो वो क्या फिर यहाँ से श्वसन ले सकता है, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था पेशेंट के, इसलिए ट्रेकेस्टोमी करनी पड़ती है। तो टू रिमूव रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, देखो पहला पॉइंट था इंडिकेशन किस लिए करते हैं, तो पहला है रिमूव रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेकेस्टोमी करते हैं। इन एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, किस कंडीशन में कह सकते हैं, एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, डिप्थीरिया obstruction may be also due to peritonsillar abscess, trauma to the trachea or larynx, unskilled intubation, tumors, foreign bodies, laryngoparalysis or TO fistula, ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला, इनमें कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ, सबसे पहला है लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, लेरिंग्स, एक तो होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है, लेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स के जस्ट नीचे लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स और लेरिंग्स के नीचे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। अगर इनमें लेरिंग्स और ट्रेकिया के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए,
तो यहाँ पे देखो लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंग, ट्रेकिया और ट्रेकिया का आगे होता है ब्रोंकियस, और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या कर सकते हो आप, उसके कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर इनमें लेरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकियल्स में इनमें इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसके कारण भी ट्रेकेस्टोमी करनी पड़ सकती है। दूसरा कारण था डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी एक क्या रहे रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उसके कारण अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया है पेशेंट को और वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया तो उसके कारण भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अगर गले में कोई चीज रुक गई और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसके कारण भी कर सकते हो। मे बी ड्यू टू पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, ये जो टॉन्सिल होते हैं गले के अंदर, मुंह में अगर टॉन्सिल होते हैं, अगर वहां पे अगर स्वेलिंग आ जाती है तो वो भी क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उसके कारण भी आप क्या कर सकते हो, ट्रोकेस्टोमी कर सकते हो। उसके बाद में ट्रोमा टू द ट्रेकिया, अगर कोई ट्रोमा हो गई, कोई चोट लग गई ट्रेकिया के अंदर और उसके कारण भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट आ गई, तो भी क्या कर सकते हो, ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। उसके बाद में लेरिंग्स अनस्किल्ड इंट्यूबेशन, अगर किसी ने अनस्किल्ड इंट्यूबेशन किया, मतलब वो ट्यूब डालते और वो फंस गई है कहीं पे, तो भी क्या कर सकते हो, उसके कारण भी वहां पे रुकावट आ गई और तो उसके कारण भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। अगर किसी के ट्यूमर हो गई, कोई गांठ हो गई यहाँ पे गले में और रास्ता रोक दिया, गांठ हो गई तो सांस रुक जाएगी ना, तो भी क्या कर सकते हो, ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो, यहाँ से रास्ता बना के। कोई फोरेजन बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है FORGIN, फोरेजन बॉडी मतलब कुछ खाने वाली, निकलने वाली चीजें, अगर वो उसने खाते टाइम या फिर मुंह में डाल ली ऐसे और वो जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, उसने क्या कर दिया, ट्रेकिया का रास्ता रोक दिया। अगर कुछ भी जैसे कोई ढक्कन वगैरह हो गया, बच्चे वगैरह खा लेते हैं, तो कोई फोरेजन बॉडी, सिक्का वगैरह हो गया, कोई कॉइन, वो जाके रेस्पिरेटरी वाले, ट्रेकिया वाले रास्ते को रोक दिया, तो उसके कारण क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसके कारण भी ट्रेकेस्टोमी करनी पड़ती है। ये एक रीजन हो गया। लेरिंगो पैरालाइसिस, अगर लेरिंग्स में यहाँ पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइसिस क्या होता है, मतलब काम नहीं करती है ना, वीकनेस आ जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। और ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, इसका TO का मतलब है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो ट्रेकिया के पीछे क्या होती है, ये जैसे ट्रेकिया, इसके पीछे इसोफेगस होती है, इसके बीच में अगर फिस्टुला बन गया, जैसे इसके बीच में अगर ऐसे रास्ता बन गया दोनों के बीच में, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, एक तो जाता है लंग्स के अंदर, ट्रेकिया वाला रास्ता तो जाता है लंग्स के अंदर, लेकिन इसके पीछे जो है इसोफेगस वाला रास्ता वो जाता है स्टोमक के अंदर, है ना, स्टोमक के अंदर जाता है। लेकिन अगर इन दोनों का रास्ता एक हो गया, उसको कहते हैं फिस्टुला बन गया, तो वहां पे क्या हो सकता है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए वहां पे भी ट्रेकेस्टोमी करने की जरूरत पड़ती है। तो समझ में आ गया होगा आई होप। इन कारण के कारण रेस्पिरेटरी क्या है, टू रिमूव रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये पहला कारण हो गया, ये तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के कारण ट्रेकेस्टोमी करते हैं। उसके बाद में सेकंड है टू रिमूव रिटेन सिक्रीशन, सिक्रीशन जो लंग्स के अंदर सिक्रीशन अगर इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब लंग्स के अंदर ज्यादा सिक्रीशन हो गए, तो उसके कारण भी पेशेंट को क्या होता है, सिक्रीशन निकालने के लिए, सिक्रीशन को निकालने के लिए भी ट्रेकेस्टोमी करते हैं। जैसे इंट्यूबेशन करते हैं वैसे ट्रेकेस्टोमी करते हैं, तो ट्रेकेस्टोमी में ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाल के सिक्रीशन निकाला जाता है। ये कब करते हैं, इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जब कोई पेशेंट बेहोश हो, अनकॉन्शियस हो, तो उसके अंदर क्या करेंगे, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाल देंगे और सिक्रीशन निकालेंगे। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो गई हो, हेड इंजरी, सर की चोट लग गई है, तो उसमें भी कर सकते हैं। सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, CVA हो गया है, किसी को सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट डिजीज है ना, CVA, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर भी आप सिक्रीशन निकालने के लिए ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं। ओवरडोज ऑफ सेडेशन, अगर कोई पेशेंट है ज्यादा सेडेशन दे दिया एनेस्थीसिया देते टाइम, या फिर कोई सेडेशन सुन करते टाइम ज्यादा सेडेशन दे दिया, जिससे क्या है पेशेंट सोता ही जा रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो उस टाइम भी आप ट्रेकेस्टोमी कर सकते हैं। पॉइजनिंग, कोई पॉइजन खा लिया, किसी पॉइजन को खा लिया, कोई पॉइजनिंग हो गई है, सांप ने काट लिया, वो वाली पॉइजनिंग हो गई, या अदर पॉइजन खा के हो गए, तो उसके कारण भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेकेस्टोमी कर सकते हैं। पैरालाइसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी जो मसल्स है ना, उनका पैरालाइसिस हो गया है, वो बंद हो गई है, काम करना नहीं कर रही है, पैरालाइसिस हो गया है वहां की मसल का, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेकेस्टोमी करनी पड़ेगी।
टिटनस की डिजीज में हो सकता है, टिटनस में भी क्या हो सकता है, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो उसके कारण भी आप कर सकते हैं। इक्लेम्सिया में कर सकते हैं, इक्लेम्सिया में कर सकते हैं। उसके बाद में चेस्ट इंजरी, अगर किसी को चेस्ट इंजरी हो गई तो कर सकते हैं। पोलियोमेलाइटिस, पोलियो की डिजीज हो गई है तो उसके कारण भी कर सकते हैं। पोलियो की अगर कोई सीवियर डिजीज हो जाती है तो उसके अंदर अगर सिक्रीशन वगैरह बढ़ जाते हैं, पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, सिक्रीशन बढ़ता है, तो उसके कारण भी आप ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। और एस्पायरेशन निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है, इसके अंदर भी लंग्स के अंदर सिक्रीशन वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। तो 2 रीजन ये हो गए। उसके बाद में तीसरा रीजन है टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। ये रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेशन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, इनसफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रेकेस्टोमी करते हैं। तो इन कंडीशन ऑफ लंग्स, एग्जांपल ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एक डिजीज है जिसमें लंग्स में पस वगैरह भर जाती है। लैरिंग्स पैरालिसिस, लैरिंजियल पैरालिसिस ट्रोमा, अगर किसी के लैरिंग्स में पैरालिसिस होने लगे तो उसके कारण भी आप ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। ट्रोमा ऑफ द स्टर्नम, ये जो सामने की जो चेस्ट बोन होती है वो क्या कहलाती है, स्टर्नम बोन कहलाती है। तो इसमें अगर ट्रोमा हो गया, इंजरी हो गई, तो उसके कारण भी कर सकते हैं। रिब्स और डायफ्राम, अगर रिब्स, ये जो रिब्स है, पसली है, वहां पे इंजरी हो गई तो भी हो सकते हो। डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है ना, तो लंग्स है, जैसे ये 2 लंग्स है, इसके नीचे डायफ्राम होता है, तो वहां पे इंजरी हो गई तो भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो। ये डायफ्राम, तो ये हो गया ट्रेकेस्टोमी का रीजन। उसके बाद में है ब्लाइंडनेस, उसके बाद में है ब्लाइंडनेस। पानी, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्लाइंडनेस का क्या कारण होता है, ब्लाइंडनेस मतलब अंधा हो जाना ना, ब्लाइंड। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और पॉवर्टी, एक जो कारण है ब्लाइंडनेस का वो लो सोशियो इकोनॉमी स्टेटस हो सकता है। सोशियो इकोनॉमी स्टेटस अगर लो हो किसी का और कोई गरीब परिवार से हो तो वो भी एक रीजन है ब्लाइंडनेस का, उसके कारण भी हो सकता है कि उसे प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिल पाती है और प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल और इन्वायरमेंट हाइजीन, और जो पर्सनल हाइजीन है मतलब खुद की जो हाइजीन मेंटेन करनी रहती है वो क्या रहती है, वो लो रहती है, और इन्वायरमेंट जो हाइजीन है वो भी कम रहती है, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद में इग्नोर अबाउट द केयर ऑफ द आई, आई की जो केयर होती है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो टाइम पे केयर नहीं करते हैं। तो ब्लाइंडनेस के अंदर तो इग्नोर अबाउट द केयर ऑफ आई, मतलब इग्नोर कर देते हैं, आई की केयर इग्नोर कर देते हैं एकदम, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद में सुपरस्टिशियन, फॉल्स बिलीफ, यूज लाइक काजल, इंडियन होममेड ड्रग्स फॉर आईज। ये सुपरस्टिशियन का मतलब है कि अंधविश्वास, अंधविश्वास है कि अंधविश्वास होता है कि ये फॉल्स बिलीव होता है उन्हें कि काजल से, इनसे क्या हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो घर पे ही जो चीज़ बनाते हैं वो आंखों में डालते हैं। तो काजल वगैरह का कम यूज करना चाहिए, वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो इंडियन होम में ज़्यादातर ये चलते हैं काजल वगैरह। और क्या रीज़न हो सकता है, तो पहला रीज़न मैंने बताया था सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस के कारण हो सकता है और पॉवर्टी के कारण हो सकता है, गरीबी के कारण, और अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है तो उसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है। और लो स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन, जो आपकी खुद की पर्सनल हाइजीन है, जैसे केयर करना, टाइम पे नहाना, टाइम पे अपने को ग्रूमिंग करना, हाइजीन मेंटेन करना, तो वो चीज़ें सारी इसमें आती है। अगर वो लो है तो उसके कारण भी हो सकता है। इन्वायरमेंट हाइजीन साफ सुथरी नहीं है तो उसके कारण भी हो सकता है। आई केयर को अगर इग्नोर कर रहे हो, प्रॉपर आई केयर नहीं कर रहे हो,
है ना, तो उसके कारण भी हो सकता है। और सुपरस्टिशन अंधविश्वास के कारण जो काजल वगैरह का यूज करते हैं उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो गया इलिटरेसी, इलिटरेसी के कारण हो सकता है। जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके कारण भी एक रीजन हो सकता है। उन्हें पता नहीं है आई केयर कैसे करनी है, तो वो एक भी रीजन हो सकता है। उसके बाद में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, इसके कारण भी हो सकता है पानी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के कारण भी हो सकता है। और पैथोलॉजिकल रिस्क, इसके अंदर रेटिनोपैथी, चेंज द डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो पैथोलॉजिकल रिस्क भी हो सकती है, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल कारण के अंदर क्या हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है। पैथोलॉजिकल कारण में रेटिनोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी, चेंज द डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज के कारण भी हो सकता है ना, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। अगर सीवियर हाइपरटेंशन रहता है तो उसके कारण भी होता है। स्केरिसिटी मतलब है पानी की कमी, पानी की कमी के कारण। और पैथोलॉजिकल रिस्क है रेटिनोपैथी, चेंज इन द डायबिटिक्स, है ना। और लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, अगर मेडिकल फैसिलिटी कम है, मेडिकल फैसिलिटी कम हो रही है तो उसके कारण भी हो सकता है। मेडिकल फैसिलिटी, लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी विच रीच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आई इंजरी, अगर कोई को आई इंजरी हो गई, कोई पेशेंट को, फैसिलिटी ऑफ ईच ट्रीटमेंट ऑफ द आई इंजरी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और कोरोनल अल्सर। तो अगर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, किसी पेशेंट को आई इंजरी हुई है, आंख में कोई चोट लग गई और उसको टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो अंधा हो सकता है। उसके बाद में कैटरेक्ट हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। ग्लूकोमा जो अभी मैंने पढ़ाया था, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी धीरे धीरे क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है। कोरोनल अल्सर हो गया, कॉर्निया के अंदर क्या हो गया, घाव हो गया, अल्सर हो गया, तो उसके कारण भी वो क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है। लेक ऑफ विटामिन सोर्स, लेक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की जैसे डोज भी दी जाती है बचपन के अंदर 9 मंथ में, उसके बाद में 9 मंथ में देते हैं, जैसे कितनी देते हैं 9 मंथ में, 1 लाख यूनिट देते हैं, फिर 2 लाख यूनिट देते हैं। तो वैसे विटामिन ए के सोर्स ऑफ फूड न दिया जाए। और नेग्लेंस टू गिव विटामिन ए ड्रॉप, बच्चों के अंदर जो विटामिन ए की जो ड्रॉप दी जाती है उसको इग्नोर कर दिया, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, अंधता आ सकती है, अंधे हो सकते हैं। और विटामिन ए के जो फूड सोर्स होते हैं, अगर वो टाइम पे नहीं दे रहे हो, वो नहीं खिला रहे हो, तो उनके कारण भी क्या हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। कंजप्शन ऑफ द अडल्ट्रेशन ऑफ एल्कोहल, और जो है एल्कोहल लिए, एल्कोहल भी कौन सी, दूषित एल्कोहल, मिलाई हुई एल्कोहल रहती है, जो सही एल्कोहल ना हो। मिलावटी शराब, मिलावटी शराब, अडल्ट्रेशन का मतलब हो गया मिलावटी शराब। ये क्या होती है, मिलावटी शराब, मिलावटी शराब, इसके कारण भी हो सकता है, मिलावटी शराब के कारण भी हो सकता है। तो ये ब्लाइंडनेस के कारण हो गए, कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये इजी है एकदम। मेन जो कारण है वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है, और कोई आई इंजरी हो गई, ग्लूकोमा हो गया, कैटरेक्ट हो गया, कोरोनल अल्सर हो गया, उनके कारण भी हो सकता है। और हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन है तो उनके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसके अंदर क्या रहता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, मतलब जो प्रेगनेंसी फर्टिलाइज ए इम्प्लांट द आउट ऑफ द यूट्रस, मतलब
जो फर्टिलाइज एग है, ये जैसे यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो फर्टिलाइज एग यूट्रस में इम्प्लांट ना होके, और अगर यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, ये एग कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ये यूट्रस है जैसे, है ना, और ये कहाँ इम्प्लांट हो जाता है? फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में ना होके, यूट्रस में ना होके कहाँ हो जाता है इम्प्लांट? फेलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांट हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। द प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के आउटसाइड में अगर इम्प्लांट कर जाए तो वो क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। तो ये तो हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होती है? आउटसाइड ऑफ द यूट्रस फर्टिलाइज एग इज इम्प्लांट आउटसाइड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? किस कारण से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखो मैंने बताया था, यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर यहाँ इम्प्लांट हुई है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो कारण हो सकता है अगर किसी ने कहाँ पे कॉपर टी लगा दी, तो ये कारण हो सकता है, कॉपर टी लगा दी तो यहाँ इम्प्लांट हो गया, या फिर वो एग है वो यहीं पे आके यहीं इम्प्लांट हो गया, ये भी एक रीजन कारण है। बहुत सारे रीजन है, तो वो रीजन पढ़ेंगे। और अगर यूट्रस सही नहीं है, अगर यूट्रस ही सही नहीं है, यूट्रस ही में कुछ प्रॉब्लम है, यूट्रस ही सही नहीं है, तो यहाँ इम्प्लांट हो गया, और कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो वो रीजन पढ़ेंगे। तो ये क्या है? फाइब्रोसिस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड इट्स लूमन नेरो। अगर जो फेलोपियन ट्यूब है, मैंने बताया था ये फेलोपियन ट्यूब रहती है ना, फेलोपियन ट्यूब क्या रहती है? नेरो रहती है। अगर वो पतली रहती है तो वो भी एक रीजन हो सकता है, और वहां पे क्या है? फाइब्रोसिस है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। फाइब्रोसिस ऑफ फेलोपियन ट्यूब और इट्स लूमन इज नेरो, अगर उसका लूमन क्या है? छोटा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी उसे बचपन से यूट्रस में कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, अगर तो उसका भी एक कारण हो सकता है। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द ट्यूब, ये जो ट्यूब है वो बचपन से उसमें कोई ना कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, जन्मजात कोई एबनॉर्मलिटी है, विकृति है, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। एग्जाम्पल, टू लॉन्ग ऑफ ट्यूब कॉजिंग बाय क्लिकिंग, अगर किसी के अंदर जो ट्यूब है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो ज्यादा लंबी है ना, और डाइवर्टिकुलोसिस है, मतलब वो मिली हुई है, मतलब डाइवर्टिकुलोसिस है, ए सेक प्रोड्यूसिंग फ्रॉम वॉल ऑफ द ट्यूब, और उसके अंदर क्या है? सेक प्रोड्यूस हुआ है, जिसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। ए सेक प्रोड्यूसिंग फ्रॉम वॉल ऑफ द ट्यूब, तो वॉल ऑफ द ट्यूब में कहाँ एक सेक प्रोड्यूस हो जाए तो उसे बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी को फेलोपियन ट्यूब की, इस ट्यूब की कोई टीबी है, तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, अगर किसी को फेलोपियन ट्यूब का टीबी हो चुका है तो वो उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, वो टीबी के कारण भी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो सकती है। अब क्रोनिक साल्पेंजाइटिस कोज बाय एडिशन, और क्रोनिक साल्पेंजाइटिस हो गया, साल्पेंजाइटिस भी इसी वजह फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन को ही कहते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में पेल्विक ट्यूमर, अगर किसी को ट्यूमर है, गांठ हो गई है ना, पेल्विक ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑफ द ट्यूब्स, और उसकी ट्यूब में कोई गांठ हो गई है, तो वो भी एक रीजन हो गया। यहाँ गांठ हो गई समझ में, तो वो एक अगर इधर से चल तो गया, लेकिन वो वापस आके यहाँ इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्या? प्रेगनेंसी इधर ही रह जाएगी। और भी एक रीजन इसमें नहीं लिखा हुआ, वो भी लिख सकते हो, अगर किसी महिला को कॉपर टी वगैरह लगाई हुई है तो उसके कारण भी क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और भी कॉन्ट्रासेप्टिव के कारण हो सकती है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव का भी साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ गए कि यूट्रस में प्रेगनेंसी ना होके कहाँ हो जाती है? आउटसाइड ऑफ द यूट्रस प्रेगनेंसी
इम्प्लांट हो जाती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं। और इसका नाम, दूसरा नाम है एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। तो इसका पहला रीजन हो गया फाइब्रोसिस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब में फाइब्रोसिस हो गया तो उसके कारण हो सकता है, या फिर नेरो हो गई, पतली हो गई, तो उसके कारण भी हो सकता है, ये भी हो गया। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो गई ट्यूब में, तो वो उसके कारण भी हो सकता है, जन्मजात के कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ टीबी हुई है पहले से, कोई सी और टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये मेन रीजन हो गए। और ट्यूमर हो गया, गांठ हो गई, तो उसके कारण भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर पहला है मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या कहलाता है? गर्भपात है ना। गर्भ को प्रारंभिक अवस्था में समाप्त करने के लिए गर्भपात कराते हैं। ए मेडिकल ऑपरेशन दैट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसमें क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी एंड हो जाती है। एक मेडिकल टर्मिनेशन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी एंड हो जाती है, यानी गर्भपात हो जाता है, वो क्या कहलाता है? एबॉर्शन कहलाता है। अब ये अलग अलग टाइप के एबॉर्शन थे। थ्रेटेंड एबॉर्शन अलग है, उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, तो उसका क्या मैनेजमेंट करना चाहिए वो पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर क्या होता है, तो थ्रेटेंड एबॉर्शन इज डिफाइंड एज वेजाइनल ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स। इसके अंदर क्या होता है, वेजाइनल जो ब्लीडिंग है, वेजाइनल जो ब्लीडिंग है वो कब स्टार्ट हो जाती है? बिफोर 20 वीक्स। 20 वीक से पहले पहले वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, बिफोर 20 वीक्स तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसे क्या थ्रेटेंड एबॉर्शन कहते हैं ना। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन मीन व्हेन देयर इज थ्रेटेंड threat to abort but is produced the conception are not expelled. The process of abortion has started, but if care is taken it be stopped. तो threatened abortion मीन हो गया कि the threatened abortion but threat to abortion, threat to abortion होता है इसके अंदर। एक मिनट, इसके अंदर क्या होता है, थ्रेटेंड मतलब हो गया कि धमकी मिलती है, मतलब एबॉर्शन होने की, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाता है 20 वीक्स पे, तब आपको पता चल जाता है कि एबॉर्शन होने वाला है। अगर उस एबॉर्शन को रोका जाए तो वो रुक भी सकता है। इसको अगर किसी के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते है, थ्रेटेंड का मीन हो गया कि उसे सिंबल मिलता है थ्रेट टू एबॉर्शन, उसे पता सकता है कि अब एबॉर्शन हो सकता है। तो बट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल, जो बच्चा है, प्रोडक्ट है जो बना था, एबॉर्शन बच्चा बन रहा है, वो एक्सपेल आउट नहीं होता, वो मतलब बाहर नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन जो बच्चा था वो बाहर नहीं निकलता है। द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज बीन स्टार्टेड, जो एबॉर्शन की जो प्रोसेस है, मतलब जो एबॉर्शन गर्भपात की जो प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो जाती है, बट इट केयर इज टेकन, अगर उसकी केयर की जाए, अगर उसकी टाइम पे केयर की जाए तो इस एबॉर्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, इस एबॉर्शन को क्या किया जा सकता है, और रोका जा सकता है। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन वो है जहां पे क्या होता है,
आपको पता चल जाता है। अगर उसको टाइम पे अगर उसकी केयर की जाए तो उस एबॉर्शन को रोका जा सकता है। उसमें क्या है, प्रोडक्ट जो है मतलब जो बच्चा है, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे बच्चा है, उसका कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब वो बाहर नहीं निकलता है, पहले ब्लीडिंग होती है। तो 20 वीक से पहले क्या होती है, 20 वीक से पहले हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तब अगर आपको मिल गया, पता चल गया कि आप एबॉर्शन हो सकता है, अगर उसको टाइम पे ठीक किया गया तो वो एबॉर्शन रुक सकता है और बच्चे को आप रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। अगर नहीं किया तो वो एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इस एबॉर्शन को रोकने के लिए क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि थ्रेटन एबॉर्शन होता क्या है। उसके बाद में इसका मैनेजमेंट, स्टिक बेड रेस्ट एंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। अगर मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ब्लीडिंग होते ही आपको संकेत मिल जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, स्टिकली बेड रेस्ट। उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए, प्रॉपर बेड रेस्ट करनी चाहिए कि ब्लीडिंग क्या हो जाए, रुक जाए। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसे क्या, ब्लीडिंग रोकने के लिए उसे प्रॉपर बेड रेस्ट करना चाहिए। नॉट इवन परमिट इट टू गो बाथिंग रूम, so stick bed rest until bleeding stop, not even permit to go to bathroom। और बाथरूम जाने के लिए भी उसे मना कर देना चाहिए, बेड पे ही सब करवाना है, ठीक है, स्टिक बेड रेस्ट कर देनी चाहिए। पेशेंट शुड नॉट बी हैव कॉन्स्टिपेशन, और उस पेशेंट को ध्यान रखना है उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो पेशेंट क्या करेगा, फोर्स करेगा, स्टूल पास करते टाइम क्या करेगा, फोर्स करेगा तो उसके कारण भी एबॉर्शन हो सकता है। तो पेशेंट को ध्यान में देना है कि उसे कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फोर्स करेगा तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी या फिर एबॉर्शन भी हो सकता है साथ में, तो इसीलिए उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। शी शुड टेक रफेज इन डाइट बट अवॉइड टू लैक्सेटिव, और उसे जो रफ डाइट लेनी चाहिए, लेकिन जो लैक्सेटिव है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, ऐसे लैक्सेटिव को अवॉइड करना चाहिए। ये ऐसी लैक्सेटिव मेडिसिन आती है जो क्या करती है, स्टूल को पतला कर देती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। ऐसी मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो है फाइबर डाइट वगैरह ले सकते हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन ना हो, ऐसी डाइट ले सकते हैं। अवॉइड हेवी वर्क, कोई भी भारी काम नहीं करना है। हेवी वर्क मतलब जो भारी सामान उठाने वाला, लिफ्टिंग वेट, अवॉइड हेवी वर्क, कोई भी भारी काम नहीं करना है। लिफ्टिंग वेट का मतलब ये कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, ये काम नहीं करने। क्लाइंबिंग स्टेयर और सीढ़ियां वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं चलना है। उसके बाद में अवॉइड कोइटस स्टिकली, अवॉइड कोइटस स्टिकली, इसका मतलब ये हो गया कि सेक्सुअल क्रिया को अवॉइड करना है, ठीक है। सेक्सुअल क्रिया को, अगर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, तो कोइटस अवॉइड करना है। इसके बाद में सेव ऑल द पेड टू असेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो पेड्स जो होते हैं, जो पेड लगाते हैं सैनिटरी पैड, उसको क्या करना है, सेव रखना है, मतलब उससे पता चलेगा कि कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है, उसको प्रॉपर सेव रखना है, काउंट करना है कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, उससे क्या है, उससे पता चल जाएगा कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है। तो पेशेंट शुड बी रिमेन क्लेम फ्री फ्रॉम एंजाइटी, और उसे क्या करना है, काम रखना है, शांत रखना है, पेशेंट को काम रखना है, और फ्री फ्रॉम एंजाइटी, उसकी टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए, एंजाइटी टेंशन से दूर रहना चाहिए, एंजाइटी से फ्री रहना है। सी गिव इंजेक्शन मॉर्फिया 10 to 15 mg, और इंजेक्शन दे सकते हैं उसे ब्लीडिंग रोकने के लिए 10 to 15 mg। इंजेक्शन पेथाडीन 100 mg, इंजेक्शन पेथाडीन जो है वो 100 mg दे सकते हैं, और इंजेक्शन मॉर्फिया 10 to 15 mg। स्टेट फॉर फर्स्ट 24 hours, देन कीप इट फिनोबार्बिटोन 30 से 60 mg 8 hourly until the bleeding stop। तो ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले उसे क्या देना है, 10 से 15 mg मॉर्फिया इंजेक्शन देना है। उसके बाद में उसे पेथाडीन दे सकते हैं 100 mg, या तो पेथाडीन दे सकते हैं या फिर मॉर्फिया दे सकते हैं, ठीक है, 100 mg। स्टेट देना है फर्स्ट 24, यानी जो स्टार्टिंग के 24 घंटे हैं उसके अंदर अंदर देने हैं, स्टार्टिंग के जो 24 घंटे हैं उसके अंदर अंदर ये देना है। उसके बाद में क्या करना है, फिनोबार्बिटोन 30 से 60 mg 8 hourly until the bleeding stop। फिनीबार्बिटोन करके आता है,
वो भी 30 से 60 mg 8 ओवरली देना है, हर 8 घंटे से देना है, जब तक क्या हो जाए ब्लीडिंग बंद ना हो जाए तब तक देना है। टेबलेट देना है डुलाडिन मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स रिलैक्सेंट टेबलेट होती है डुआडिलिन। मसल्स रिलैक्सेंट यूजुअली कीप इन यूट्राइन मसल्स एट रेस्ट। ये मसल्स रिलैक्सेंट कैसे क्यों देते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा यूट्राइन जो मसल्स है वो हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी, इसके लिए मसल्स रिलैक्सेंट इंजेक्शन दे सकते हैं। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप ट्राई टू फाइंड आउट कोज एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर जब ब्लीडिंग बंद हो जाए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, तो उसका क्या कारण था, एग्जैक्ट रीजन क्या था, उसका पता लगाना चाहिए। ट्राई टू फाइंड cause and treat accordingly. Example, if due hormonal efficiency, give the injection progesterone 25 mg weekly up to 20 weeks. अगर उसे जैसे एग्जाम्पल दिया इसने, उस कारण का पता लगाना चाहिए। तो कारण अगर ये हो गया, इफ द कारण इज हार्मोनल के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल के कारण क्या आ रही है, तो उसमें क्या देना चाहिए, इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन 25 mg कितना वीकली अप टू 20 वीक्स, वीकली देना है और बाय वीकली देना है 20 वीक तक, 20 वीक तक उसे देना है। उसके बाद में अवॉइड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है तो उसे वेजाइनल एग्जामिनेशन से क्या, वेजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कीप अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑल द फॉलोइंग, अब चेकअप एवरी 2 वीक्स, और उसे क्या है ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है और हर 2 वीक में उसका चेकअप करना है, एवरी 2 वीक्स में उसका चेकअप करना है। तो ये हो गया थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन में मैंने बताया था कि क्या कर सकते हैं, थ्रेटेंड एबॉर्शन में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसको आप प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्ट है उसको कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल, अगर एक्सपेल नहीं हुआ है तो उसे आप रोक सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या है, ब्लीडिंग वगैरह को स्टॉप करके उसको रोक सकते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या ध्यान देना चाहिए, सब स्ट्रिक्टली पेशेंट की बेड रेस्ट करवानी चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद में पेशेंट को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन से बचाना चाहिए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। पेशेंट को लेग्जेक्टिव वगैरह नहीं देना है, लेग्जेक्टिव कभी भी नहीं देना है पेशेंट को। और अवॉइड हैवी वर्क, ज़्यादा हैवी वर्क वाले काम उसे मना करना है कि वो हैवी वर्क ना करे, वेट लिफ्टिंग वाले काम ना करे, कोई भी भारी वजन ना उठाए। सेक्सुअल क्रिया के लिए स्टिक्स करना है, सेक्सुअल क्रिया नहीं करनी, अवॉइड करनी है। उसके बाद में जो पेड्स है वो काउंट करने हैं, कितने पेड लगा रहे हैं, कितनी ब्लीडिंग हो रही है। तो पेड को क्या करना है, हमेशा अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के लिए सेव रखना है, कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद में पेशेंट को क्या करना है, काम और फ्री एंजाइटी रखना है, काम इन्वायरमेंट देना है, मतलब उसे शांत रखना है, एंजाइटी फ्री रखना है। उसके बाद में इंजेक्शन मैंने बताया था, मोरफिया इंजेक्शन 10 से 15 mg और पेथाडीन 100 mg देनी है फर्स्ट 24 आवर में। उसके बाद में फिनोबार्बिटोन देना 30 से 60 mg हर 8 घंटे में ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। उसके बाद में मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हैं, यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट का कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। उसके बाद साइन ऑफ सिम्टम ऑफ मिस एबॉर्शन, मिस एबॉर्शन के क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, साइन ऑफ सिम्टम ऑफ मिस एबॉर्शन। तो मिस एबॉर्शन भी एबॉर्शन का ही एक टाइप है। तो इसके अंदर क्या है, हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया, सबसे पहले क्या लेनी है, हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया। जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, एमनोरिया देखने को मिलता है, एमसी अपने आप बंद हो जाएगी। एमनोरिया का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम देखने मिलेगा प्रेगनेंसी के अंदर, एमनोरिया ही देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया मतलब कब वो एमनोरिया हो गया था उसकी हिस्ट्री लेनी है, कब उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आया था, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड कब आया था, विथ अर्ली साइन ऑफ सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, और उसके साइन एंड सिम्टम प्रेगनेंसी के आते, देन द साइन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपेयर, और वो साइन ऑफ सिम्टम थे प्रेगनेंसी के कब वो डिसअपेयर हो गए। पहले तो साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी के कब आए थे, है ना, कब स्टार्ट हुए थे और वो कब डिसअपेयर हो गए। तो इसके अंदर मिस एबॉर्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है।
जब एबॉर्शन होता है, मिस एबॉर्शन होता है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है पर वेजाइना। वेजाइना के थ्रू कैसा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्राउन कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। साइज ऑफ द यूट्रस रिड्यूस इन साइज, जो यूट्रस की साइज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मिस एबॉर्शन हो गया। एबॉर्शन होने के कारण क्या होगा, यूट्रस जो बड़ा हो रहा था उसकी साइज वापस कम हो जाएगी। उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव, अगर अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, यूपीटी अगर करेंगे, प्रेगन यूज से टेस्ट करेंगे, तो एबॉर्शन होने के बाद में वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद में और एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ओस इज फाउंड टू क्लोज, जो ओस है, जो मतलब सर्वाइकल ओस है, जो यूट्रस की सर्वाइकल ओस होती है, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ऑन अल्ट्रासाउंड शो प्रेजेंस ऑफ द डेथ फिटस, और अगर यूएसजी करेंगे तो फिटस क्या हो जाएगा, डेड दिखाई देगा, मरा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस्टाइटिस। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मेस्टोडाइटिस, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।